रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से जो लोग लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, मौत, ज़िंदगी, इंसाफ, इज़्ज़त, उनकी अपनी डिग्री जो है कम से कम ठीक होनी चाहिए। आज जो अदालत से फ़ैसला आया, बहुत उसके दूररस नताइज हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब जस्टिस नहीं रहे हैं, वो एडवोकेट भी नहीं रहे हैं, अब वो काबिले गिरफ्त मुजरम ठहराए गए हैं। अब उनके ऊपर इस जुर्म का साबित होना कब होता है एक मुकदमे की सूरत में अलग बात, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दे दी गई है और उनके अपने ब्रदर जजेस की तरफ से ये फ़ैसला आया है। ये बहुत बड़ा एक मामला है। इसके ऊपर सियासी जमातों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। हमारे पास नईम हैदर पंजौता साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। इनकी जमात ने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया, इसको एक ख़तरनाक डेवलपमेंट करार दिया। आपका शुक्रिया जी बहुत। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम कानून और इंसाफ की बात करेंगे। दो जय्यद रिपोर्टर अवैस यूसुफजई साहब नुमाइंदा जियो न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर नुमाइंदा 92 न्यूज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने एक वीडियो भी रखेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब आप लोगों की बातें सुनते हैं सियासतदानों की, तो लगता है कि आप दूसरे दो ममालिक की बात सुन रहे हैं। आज एक ही तकरीबन मौजू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो हम आपको स्टेटमेंट सुनवाएंगे, मौलाना फजल रहमान की और मरियम नवाज़ की। तो आपको लगेगा कि जिस तरह दो मुख्तलिफ मुल्क में से आवाज़ें आ रही हैं। हम आपको डिग्री के हवाले से सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है उसका भी एक अक्स दिखाएंगे। बड़ी दिलचस्प बहस है। एक बहस ये है जी कि इतनी पुरानी डिग्री के हवाले से दस्तावेज़ात कैसे फ़राहम की जा सकती हैं। तो दूसरा जवाब ये आ रहा है जी कि अपनी किताबें खोल के देखें, सारों के पास दस्तावेज़ात मौजूद होती हैं। वो बहस क्या है उसके ऊपर भी आएंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन, हम आपको ज़रा इसकी तारीख़ बता दें कि हुआ क्या। असल में मुद्दा शुरू हुआ जुलाई 2023 में, जब जस्टिस जहांगीरी की उस वक्त मुबैना जाली डिग्री के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद जो अगला साल चढ़ा 2024 जुलाई से लेकर और ये चला 25 सितंबर तक, इसके अंदर बहुत सारे मामलात ख़राब भी हुए। 2024 के अंदर मियां दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली डिग्री तहकीकात की दरख्वास्त दायर की। इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले एतराज़ात लगाए। उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एतराज़ात की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर दिया। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक चले गए सुप्रीम कोर्ट में और मामला कुछ तअत्तुली का शिकार हुआ। सिंध हाई कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। वहाँ पर अब जो जहांगीरी साहब हैं उनकी तरफ से दरख्वास्तें जाहिर की गई और कहा गया कि हमें फ़रीक बनाया जाए, उसको इग्नोर कर दिया गया। फिर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब सितंबर के इर्द गिर्द जामिया कराची की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। इससे पहले उनकी सिंडिकेट की एक मीटिंग भी थी, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसने तो मामला तब्दील कर दिया जहांगीरी साहब के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस जहांगीरी कभी इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म नहीं रहे। इसके बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान ने अगले साल यानी 2025 में कुछ महीने पहले जस्टिस साहब को काम करने से रोक दिया। फिर मुकदमा चला। इसके बाद इन्होंने अपनी मुअत्तली को अदालत में चैलेंज भी किया, कस्में भी उठाएं, फिर ख़ुद पेश भी हुए और आज फ़ैसला आ गया कि आपकी डिग्री जो है वो जाली है। अब एक जज जो इतने तवील अरसे से एक प्रोसेस के ज़रिए गुजर कर इस मुकाम पर पहुँचा, उसकी डिग्री अगर जाली निकले तो फिर उसके जितने फ़ैसले हुए उन फ़ैसलों का क्या होगा, और फिर उस अमल के बारे में हम क्या बात करें कि जिसने एक जज को वेट करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसके बराबर के जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रहे हैं, उसके बराबर के जज जो हैं उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। उन जजेस की डिग्रीज़ के ऊपर भी क्या रिफ्लेक्शन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सबकी डिग्रीज़ देखनी चाहिए। और फिर ये कि अब चूँकि ये दो नंबरी साबित हो गई है, तो फिर एक्स जज साहब के पास अब क्या कानूनी चाराजोई के मामलात बचे हैं और क्या ये काबिले गिरफ्त जुर्म है या नहीं है। अगर जुर्म है तो ऐन मुमकिन है मुकदमा हो और वो जेल की सुलाखों के पीछे भी हो सकते हैं। इसके ऊपर ज़रा हम जानना चाहिए। पंजौता साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ का मतलब है कि प्रोसेस के ज़रिए आपने मुकदमा लड़ा और उसके बाद फ़ैसला आ गया। फ़ैसला भले आपको पसंद हो या ना हो, आप इसको ख़तरनाक डेवलपमेंट क्यों कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ तरह साहब आपने मौका दिया जी। ख़तरनाक जब काम होगा तो ख़तरनाक डेवलपमेंट ही कहा जाएगा। आप देखें ये मामला उठा कहाँ से, जब तारिक जहांगीरी साहब ने 3 हलकों के हवाले से बिल्कुल अपना क्लियर मौक़िफ़ रखा और कहा कि मैं प्रेशर के अंदर नहीं आऊँगा। उन्होंने फॉर्म 45 इनसे मंगवाए। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ये जो कार्रवाई सारी स्टार्ट की गई कि उन्होंने इंसाफ का साथ दिया, इस वजह से इनके खिलाफ ये रेफरेंस भी आया
इस वजह से इनके खिलाफ दरखास्तें भी आई। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से फैसला आया, तो लेकिन डिग्री उनकी असली है? आज उन्होंने बिल्कुल, रजिस्ट्रार ने कहा है कि डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है, डिग्री का तो कोई मामला है, तो जेन्युइन है, लेकिन इनकी नहीं है ना, वो जिसकी है वो इनकी नहीं। इनकी बताए, रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि बिल्कुल ऐसी कहा है। उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगी का मामला है। देखिए, उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगी का मामला है। यहाँ पर रजिस्ट्रार खड़े होकर उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है। ये क्लास 1 के अंदर भी बैठे, क्लास 2 के अंदर भी बैठे, क्लास 3 के अंदर भी बैठे। इशू ये है जी कि एनरोलमेंट का मामला है कि 2 एनरोलमेंट्स हुई हैं जो हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती, जिनको बाद में, अब जाहिर बात है, प्रेशर डाल के इस्लामिया कॉलेज से भी ये खत भिजवाया गया और एनरोलमेंट भी डबल जो है इन्होंने बनाई। तारिक जहांगीरी साहब ने कोई नहीं, तारिक जहांगीरी साहब का मसला 3 हलकों का है। अब देखें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है आर्टिकल 209 के तहत उसके पास इख्तियार है कोई भी किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। यहां पर को वारंटों की जो रिट पिटीशन दायर की गई है, ये बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि एक फॉर्म मौजूद है जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए, चाहे वो नारी का मामला हो, पहले जरा रिपोर्टर से पूछ लेते हैं, रिपोर्टर से पूछ लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आज डिग्री जाली साबित हो गई है या नहीं हुई है? मैंने जो पढ़ा है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ये जाली है। तलत साहब, ये जो डिग्री है ना, बेसिकली फेक इसको नहीं कहा गया, इनवैलिड कहा गया है। इनवैलिड, ये एक तो ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो डिग्री थी ये यूनिवर्सिटी ने खुद जारी की थी, ये उन्होंने एडमिट किया है, और फिर उन्होंने मनसूख कर दी, ये भी उन्होंने बता दिया। और क्यों मनसूख हुई उसकी फिर वजह बताई उन्होंने कहा कि ये जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुए तो ये चीटिंग करते हुए पाए गए, जिसकी वजह से अनफेयर मींस कमेटी के सामने मामला चला गया था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इन पे 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी और 3 साल से पहले ये अपीयर नहीं हो सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एनरोलमेंट नंबर चेंज करके किसी और के एनरोलमेंट नंबर पे ये अपीयर हुए, इन्होंने इम्तिहान खुद दिए, इन्होंने डिग्री हासिल भी की और यूनिवर्सिटी ने डिग्री भी दी। जो ये जो प्रोसेस था ना, जो चीट करके उन्होंने ये डिग्री हासिल की, उस बुनियाद पर इनकी डिग्री को कैंसिल किया गया। तो ये फेक डिग्री नहीं है, इनवैलिड डिग्री, इनवैलिड डिग्री है। यानी मंजिल तो ठीक थी लेकिन गलत ट्रेन पे बैठे हुए थे और टिकट नहीं था इनके पास। इस तरह कुछ मामला हुआ? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेरा ख्याल ये है कि वो तो डिटरमिन होना था या होना है कि वो गलत ट्रेन पे थे या तो हो नहीं गया, आज नहीं हुआ। उसकी एक वजह है, ये 23 मई 2024 का मामला शुरू होता है और तब से लेकर अब तक कराची यूनिवर्सिटी ने जो भी कार्रवाई की उसमें उनको नोटिस नहीं किया कि उनको नोटिस करके पूछ लेते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब बारी आई तो 9 दिसंबर को पहली दफ़ा नोटिस हुआ और आज 18 दिसंबर को फैसला भी आ गया। को वारंटों की पटिशन में अच्छा 1 साइडेड ये सारा चला है। अब जस्टिस जहांगीरी अगर हल्फिया बयान दे रहे हैं कि मेरी डिग्री असली है, मेरे पास जो रिजल्ट्स उस वक्त के रिजल्ट कार्ड हैं वो पड़े हुए हैं, अब वो पड़े हुए हैं या नहीं होने वो डिटरमिन होना है ना, असेस होना है, असेसमेंट होनी है उसकी। वो कह रहे हैं कि मुझे टाइम दें जवाब जमा कराने के लिए। को वारंटों की पटिशन का मैं एक लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। मैं हाई कोर्ट से निकल रहा था, शाम ढल रही थी, तो वहाँ एक अदालती एहलकार थे, जाहिर सी बात है वो अदालती एहलकार वो होते हैं कि जो सारी पटिशन्स को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि को वारंटों की पटिशन में किसी को सीनियर क्लर्क को किसी चपड़ासी के खिलाफ तो नहीं आती, लेकिन किसी ओहदेदार के खिलाफ अगर आती है तो उसके साथ भी वो अशर नहीं होता जो जस्टिस जहांगीरी के साथ 9 दिनों में हुआ है। को वारंटों की पटिशन में बाकायदा नोटिस दिया जाता है, हेयरिंग्स होती हैं, बाकायदा उसमें उसको डिफेंस का टाइम दिया जाता है कि अगर आप आपके खिलाफ मौकफ ये आया है तो आप अपना डिफेंस में कोई चीज लाएं। तो ढलती शाम जिससे आपने बात की जी, तो वो ज़रा फिर कोई साया वाया ही होगा, चेहरे तो उसके नजर नहीं आ रहे होंगे, हमें कोई बंदा होगा चलते उससे बात, लेकिन था अदालती एहलकार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपने मंजर कशी की ना ढलती शाम, ढलती शाम मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं निकल रहा था हाई कोर्ट से, तो इसलिए मैं ढलती शाम। तो कहने का मकसद ये है कि चंद घंटों में कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ने 40 साल पुराना मामला चेंज आए कि वो कहते हैं कि ये आप क्योंकि 40 साल पुराना है, आप इसके इंक्वायरी कमेटी बनाएं, वो सारा रिकॉर्ड डिटरमिन। लेकिन मुझे अब ये पता चल गया कि चंद घंटों में इनवैलिड जहांगीरी साहब से जो एक गलती हुई उनके अलावा जिसका आपने तज़किरा किया और बैरिस्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं उनसे ही बात करते हैं, वो ये था कि उन्होंने अगर आप दोनों से मशवरा किया होता तो वो केस अच्छा लगता है। आपके आर्गुमेंट में वजन है, मैं बोल आपके आर्गुमेंट्स में वजन है। सो आई थिंक हम इसमें आज भी हाई कोर्ट के अंदर ये खुद प्रेजेंट होना, जो एप्लीकेशन जहांगीरी साहब ने एप्लीकेशंस दी हैं काफी, मैं उसमें काफी लिखी भी है उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो खुद प्रेजेंट होना, प्रॉब्ली दिस वाज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। अगर वो लीगल ईगल्स को हायर करते तो शायद बेहतर लीगल ही हायर्स थे वो खुद। पहला उनका
मैं खुद प्रेजेंट होऊंगा ना, पहला उन्होंने ये नहीं, उनका ये नहीं था। पहली हियरिंग पे वो आए, उन्होंने कहा मुझे टाइम दे, मैंने अपना वकील करना है और जवाब जमा कराना है। उन्होंने कहा ठीक है, टाइम हो गया, 3 दिन का टाइम मिला। पहले बैरिस्टर साहब आप भी अपनी बैरिस्ट्री के जौहर दिखाएं ना, बताएं क्या हुआ आपकी नजर में, क्या हुआ आज? तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने आपको तमाम तरह जो तफसील बताई है वो तो वाक़तन इसी तरह है कि अनोमलीज तो थी, चलें वो ये कहते हैं कि नहीं थी डिग्री जाली, लेकिन जो 2 रोल नंबर्स हैं वो तो एक इशू है, और वो वाक़तन इशू है कि किस तरह जो है प्रोसीजरल प्रॉब्लम, एंड दिस इज लीगली इनवैलिड। ठीक, और जब चीज़ लीगली इनवैलिड है, जब उनके ऊपर बार था 3 साल का, जब जिस तरह जिक्र किया, तो ये बात तो है कि जब जिस चीज़ की फाउंडेशन ही गलत रखी गई हो तो वो आगे भी जाके गलत ही हो जाती है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर देखिए मुख्तलिफ दोनों माशाल्लाह ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वकला हैं, हमारी अपनी बार्स के अंदर ये ड्राइव चलती है वकला की वेरिफिकेशन, डिग्रीज की वेरिफिकेशन के हवाले से। फिर इवन के आपको याद होगा कि बार काउंसिल्स का एक मामला था, जो एक ऐसा मामला था जिसमें बार काउंसिल्स के इलेक्टेड ऑफिशियल्स उनको जो है वो लेकिन बदौलत साहब का ये आर्गुमेंट था इसलिए क्योंकि उनकी डिग्रीज का इशू था। उनका ख्याल ये है कि इसका ताल्लुक सियासत से जुड़ा हुआ है, इसका ताल्लुक डिग्री के मुस्तनद होने या ना होने से नहीं जुड़ा हुआ। उनका आर्गुमेंट ये, मैं जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि जहांगीरी साहब, सियासत से तो इसका कोई लेना देना नहीं था। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये लीगल स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक वकालत से भी बड़ा अरसा मुंसलिक रहे हम ना, उन्हें डिफरेंट रोल डिफरेंट पोजीशन, बट वाक़तन उनको डे 1 से अगर वाक़तन उनको कोई इशू था और अगर कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने किया था तो फिर तो या तो उन जज साहब के सामने पेश ही ना होते, ठीक, डे 1 से। और फिर लीगल जो हैं शुरू से ही वो लीगल मैं पॉइंट, क्योंकि मैं मेरी गिरफ्त कमजोर है इन मामलों में, मैं यही पॉइंट रेज करना चाहता हूं। देखिए अपने केस में उन्होंने एतराज किया था उन पे कि मैं आपके खिलाफ उधर सुप्रीम कोर्ट का मामला चैलेंज कर से अलग हो जाए। साकिब साहब ये तो देखे ना, ये रवायत किसने रखी, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि रवायत किसने रखी कि किसी पे एतराज किया गया फिर उन्होंने नहीं रिक्यूज किया अपने आप को उस बेंच से। तो ये रवायत तो मैं नाम ना ही लूं तो बेहतर है। का सवाबदीद होता है, ये कहा जाता है कि वो सवाबदीद है, लेकिन उन्होंने जब सवाबदीद तो होती है, लेकिन आप आउट ऑफ द कोर्ट अगर वो केस जज दूसरे जज के साथ, वैसे मैं जानना ही चाह रहा हूं कि अगर ऐसा मामला होता पंजोता साहब, अगर आपके हमारे अपने दोस्तों के हवाले से या हमारे जितना कैमरा क्रू है या प्रोडक्शन का स्टाफ है, अगर उनसे कोई ये एतराज़ करता कि भाई आपकी डिग्री के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर कुछ सुकम है, तो हम सबसे पहले तो उस एतराज़ को खुद से दूर करते। और ये मैं 2023 से मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जब पता ये चल जाए कि मामला चल रहा है, 2.5 साल आपके पास है, तो आप ये तो काम करें कि अपना रिकॉर्ड तो दुरुस्त कर लें, ताकि जब ये मामला आपके सर के ऊपर फूटे सियासी वजूहात की, तो आप कहें जी यार देखो जी मेरे को तो ये नहीं किया उन्होंने, ये क्यों नहीं किया? देखें रिकॉर्ड देखें ना, जो फैब्रिकेटेड बना के पेश किया है वो यूनिवर्सिटी वालों ने, इस्लामिया कॉलेज वालों ने, उन्होंने बना के पेश किया। हायर एजुकेशन कमीशन आए हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए मैं उस पर आपको यही मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप देखें आर्टिकल 209 की सब क्लास 7, जिसके अंदर वाज़ा लिखा हुआ कि जो प्रोसीजर 209 के अंदर आर्टिकल के अंदर दिए हुए है जजेस को हटाने के हवाले से, उसके अलावा कोई प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है ना। जब आपके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो और आपको नजर आ रहा हो कि पूरा फिक्स मैच है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कार्रवाई चल रही है, आमिर नामी शख्स जो करंगी का रहायशी आज तक फिर उसके बाद देखा भी नहीं है और यकतरफा उसके खिलाफ डिग्री की कार्रवाई कर दी जाती है जज के खिलाफ। यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, गुजारिश, सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान इन्वॉल्व है, तो आपको प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेजेस पर एतराज तो हो सकते हैं। देखिए आप जितने प्रोसेस लेकर आए ना, जुडिशियल काउंसिल को, सिंध हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मांग रहे थे कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम प्रॉपर जवाब जमा करा सकें। इनको 2 दफा मौका दिया गया 3-3 दिन का, क्योंकि सजा सुनानी थी लिखी लिखाई। 3 दरखास्तें ऐसी उड़ाई गई जैसे इमरान खान के केस में किया। प्रोसेस स्लो होता है आपको एतराज होता है, जब प्रोसेस तेज होता है आप जरा स्पीड बता दें, 60 पे चलना है कि 70 पे चलना है। देखिए ये कोवरेंटो के तहत ये प्रोसेस कर ही नहीं सकते, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला था और उन्होंने भी तमाम हकायक देखने थे। बताइए। देखिए तलत साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला था, वो देख सकते थे, ये बात इनकी ठीक है कि जज के खिलाफ कोई भी चीज़ हो तो उन्होंने प्रोसीड करना होता है। यहाँ पे थोड़ी सी इसको आप समझें बात को कि डिफरेंट है मैटर। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो जज बनने के अहल ही नहीं थे क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। यहाँ एलिजिबिलिटी का मामला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फॉर्म आज पेश हुए हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आए, उन्होंने कहा जो पार्ट 1 पे उनका नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम, जो पार्ट 2 पे उनका नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम।
अब जानबूझ के जो दोनों फार्म्स हैं उनमें नाम भी हल्का सा चेंज किया गया। जहांगीरी दोनों में है? नहीं है दोनों में। अच्छा, एक में महमूद नहीं है, एक में जहांगीरी नहीं है। अकरम तो है ना दोनों में? जी अकरम दोनों। हाँ वो तो ठीक है, वो तो साबित हो। मतलब वैसे जानना चाह रहा हूँ ना। तारिक भी है। अच्छा, ये जो फॉर्म है उस पे उनकी पिक्चर भी लगी हुई है, वो उन्होंने खुद फिल भी किया है, तो ये चीजें तो रिकॉर्ड में किसी ने नहीं बनाई। रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैं इसकी बात कर रहा था कि भाई अगर आपको देखिए ना, आप सबसे पहले जाके अगर एतराज हो तो आप जाते हैं कि जो यार रिकॉर्ड तो दुरुस्त करें। ये एक हमारे लोअर मिडिल क्लास की एक सिफ्त है कि यार डिग्रियां तो सही कर लें। तो आपके पास 2.5 साल थे, आपने अपने कागज ही दुरुस्त नहीं किए। ये है कि नहीं मिस्टेक? नहीं मिस्टेक, मैं नहीं मिस्टेक कहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये ना क्या क्या कि उनकी आपने डिग्री फारिग नहीं डिग्री तो चले उनका मामला है ना। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, अगर उनको मशवरा सही दिया होता। बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ये भी बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने जब कराची यूनिवर्सिटी की उस डिक्लेरेशन को मुअत्तल किया हुआ है, मतलब वो फील्ड में नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल की हुई है, जिसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब आप यही बता दें कि क्या ये प्रोसीडिंग्स इस तरह आगे बढ़ सकती हैं कि जहां डिक्लेरेशन मुअत्तल है, उनका फैसला फील्ड में ही नहीं है कराची यूनिवर्सिटी का, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। तमाम तर रिकॉर्ड उन्होंने मंगवाया है और वो अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी तो डिटेल्ड ऑर्डर आया नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी वजूहात हैं जो उन्होंने वहां पे। ये आपने सही बात की है। में सारी बात हुई है ना, और मैं तो मुझे तो ऑर्डर के ऊपर, मैं तो ऑर्डर का पाबंद हूं। हमें पता है आप प्रोसीडिंग्स में हम रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ आएगा वो असल में तो ऑर्डर नहीं। तलत साहब गुजारिश जो वो कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि मामला इल्तवा है, वहां पर डिग्री का मामला डिसाइड होना है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसने स्टे किया हुआ है, उस डिग्री की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकता है? तमाम तर मामला जो है उन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे तलब कर लिया, जो कोर्ट रिपोर्टिंग होती रही है, क्योंकि मैं तो अदालत में मौजूद नहीं था। आपने कहा सारा मामला वहां पे उन्होंने तलब कर लिया, सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया, उनको बिल्कुल एम्पल अपॉर्चुनिटी दी गई। लेकिन उसके साथ ये जो एक बात है, ये बिल्कुल दो डिफरेंट बातें हैं। इस बात की हद तक तो मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि तमाम तर मामला 209 के तहत ही हो सकता है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है। लेकिन ये एक नॉवल सिचुएशन है जो आपने जिक्र किया। बिल्कुल इस हवाले से तलत साहब, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है कि शुरू दिन से ही अगर वो अहल नहीं थे और डिग्री का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो फिर उस पे क्या किया जाए? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नॉवल सिचुएशन है, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल कह रहा हूं ना, 209 के तहत जब किसी भी मामले में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाए, इसमें भी बैरिस्टर साहब वजाहत कर देंगे कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाए कि एक फ्रीक कह रहा है कि ये डिग्री आपकी 199 में नहीं या इनवैलिड है, दूसरा फ्रीक कह रहा है कि मैं हल्फिया को उठाता हूं और चलो हलफ को साइड पे कर दे कि मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है नहीं पड़ा साइड पे। लेकिन जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई तो फिर ये हाई कोर्ट कर ही जिस खूबसूरती से आपने हलफ को साइड पे किया है ना, वैसे उनका तमाम देखने वाले हो सकते हैं कि जज्बाती नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने भी हलफ उठा लिया। जब जज साहब जो हैं वो कसम उठाने लग जाते हैं ये जानते हुए कि उसका एक तकद्दस है, लेकिन कानूनी ग्राउंड तो नहीं बनती ना। नहीं, लेकिन ये भी है ना, नहीं करना चाहिए साहब। ये भी है कि जो आपके खिलाफ आप एक जज जैसे सरफराज डोगर साहब उनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो क्या वो बाइस नहीं होता कि वही केस सुन के आपके खिलाफ आपको घर पे वो पहले बताया कि ये रिवायतें हमने खुद ही तोड़ी हैं, ये बड़ा पॉइंट है, हम खुद ही नहीं वो जो बैरिस्टर साहब जिसका हवाला दे रहे हैं वो बड़े माइनर से इश्यूज हैं। ये डायरेक्ट एक कानूनी जंग जो पेंडिंग पड़ी हुई है वफाकी आईन। माइनर की जब तरक्की मेजर पे होती है और मेजर की तनजली जब माइनर की तरफ जाती है, हमें बड़ी खुशी होती है। जरा वापस आए, आप हर चीज को सियासत से क्यों जोड़ते हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है प्रोसेस में गलतियां हुई हों, आपने पॉइंट आउट किया, हो सकता है तासब का एलिमेंट भी हो, लेकिन आपका हर चीज जो है वो खींच के आप उस तरफ क्यों ले जाना, हल्कों की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? उसकी वजह मैं आपको मैं सवाल क्यों कर रहा हूं, इस वजह से जब आप ये करते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि बाज जज जो हैं वो आपकी तरफ इंक्लाइंड है, और आज आपको दुख इस वजह से है कि एक उनमें से मुबैना तौर पर ऐसा जज जो है वो फारिग हो गया, ये इंप्रेशन बनता है। तो ये ना क्या करें, मेरिट पे बात किया। लेकिन तलत साहब अगर वो 3 हलकों का फैसला करते हुए कह देते हैं कि दरखास्तें हम खारिज करते हैं, तो आज तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला इस हद तक इम्कानात है ना जी? इम्कानात नहीं जी, वो ये फैक्ट नहीं है। देखिए आप, ये फैक्ट नहीं है। आप एक बच्चे से पूछ लें, सरगोदा जज। मैं बच्चे से क्यों पूछूं जब जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है? मैं बच्चे से क्यों? मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सरगोदा जज जो हैं, नईम साहब उनका नाम था, उन्होंने भी इस तरह जो है वो बिल्कुल 9 मई के केसेस के अंदर जब मामला इंसाफ की तरफ लेकर बढ़े तो उनके ऊपर भी ऐसी प्रेशर डाला गया, और उन्होंने भी फिर लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर नोटिस लिया, तो चीफ जस्टिस को भी वहां से हटा के। आपकी बात मुझे मजे की लेटर है,
नहीं लेटर उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा आप जो दिया। ताल्लुक जोड़ रहे हैं, मतलब सियासी हम तो नहीं कर रहे ना, वो बता रहे हैं कि हमें हरासा कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? देखिए ना, वो तो आपके वो उनका सबूत होगा, लेकिन इस केस के अंदर आप इस मामले को सियासत से जब जोड़ते हैं तो तज्जियाती तौर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन एविडेंस नहीं है ना आपके पास। एविडेंस है ना, क्या एविडेंस? आप देखें कि 26वीं तरमीम के तहत सरफराज साहब को भी और आजम खान साहब को, इन दोनों को यहां तैनात किया गया। कैसा कोइंसिडेंट है कि इनके पास ही केस जाता है और जिनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी इख्तियार लेकर कार्रवाई करते हैं। वो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, अच्छा ये तो फिर और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसका नोटिस ले, ये कहां पे जाएं, ये इसके ऊपर वजाहत करें। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है जहांगीरी साहब के लिए? देखें, जो जहांगीरी साहब है ना, उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी के तहत ना जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि जो इनके फेलो जजेस थे उन सब ने इसको चैलेंज किया था और ये तय किया था कि उनके सामने हम पेश नहीं होंगे, तो उसमें ये शामिल नहीं थे, मतलब अपने फेलो जजेस के साथ। पता था कि मामला अल्टीमेटली वहां जाना है, और उन्होंने देखें उससे पहले एक पिटीशन फाइल भी की आईनी अदालत में। अब एक चीज आपको मैं बताऊं कि थोड़ा सा मुझे वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। देखें, पहले दिन जब वो पेश हुए कोर्ट में, उन्होंने पहला एतराज बेंच पे ये किया कि ये तो सिंगल बेंच जो है वो सुन सकता है, डिवीजन बेंच आपने क्यों बना दिया, मेरा तो एक राइट ऑफ जो इंट्रा कोर्ट अपील था वो इन्फ्रिंज हो गया। एक एतराज ये था। साथ ही उन्होंने दरखास्त डाल दी कि आप एक फुल कोर्ट बना दें जिसमें चीफ जस्टिस और ट्रांसफर जजेस ना बैठें और वो मेरा केस सुने। अब एक तरफ वो कह रहे हैं सिंगल बेंच जो है सुने, दूसरी तरफ कह रहे हैं फुल कोर्ट सुने। मुश्किल में बंदा पड़ता है तो इधर उधर की बातें। लेकिन ये आपने दिलचस्प बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने अब वो जाएंगे। वो कोर्ट तो मानते ही नहीं है, बहुत सारे जज साहबान हैं, लेकिन वहीं पे अब जाना पड़ेगा। इसका मतलब निजाम ने फिर जड़ तो पकड़ ली ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। नहीं, बड़ी क्लैरिटी है मेरे ख्याल में। पिछले दिनों जब 27वीं आईनी तरमीम आई तो ये वकला जब वो कह रहे थे कि हमने उसके सामने पेश होना है, पेश तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब एग्जिस्ट करता है ना, जो आइन एग्जिस्ट करता है ये अगर ख़त्म नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वफाकी आईनी अदालत के सामने उन्होंने पहले भी पिटीशन फाइल की और अब भी मेरी इतला के मुताबिक वो आईनी अदालत के सामने जा रहे हैं। अब इसमें जो इनको बगैर सुने, कराची यूनिवर्सिटी की जाने के बगैर सुने, जो किया गया है, मेरे ख्याल में इतने बड़े लूप होल्स हैं। ये फैसला शायद वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का केस था, तो उसमें 2018 में उनको हटाया गया था। उसमें जब 18, मुझे अभी भी याद है, साकिब निसार साहब वो चीफ जस्टिस थे, तो वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी भूलने वाली बात वो एप्लीकेशन लाते थे, वो साकिब को क्या ये बात भूलेगी के सामने वो कोई भी एप्लीकेशन कोई नहीं भूल रही किसी को, तो कोई भी भूल गया, हमने तो कोई हवाला नहीं किया, कर देते थे कोई भी एप्लीकेशन। फिर 2018 से लेकर 23 तक ये केस पड़ा रहा, चलता रहा। आखिर में वो केस सिर्फ मेरिट पे नहीं, उन्होंने कहा इसको तो फेयर ट्रायल ही मिला। साहब, ये निज़ाम के बारे में ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो इन जज साहिबान के सामने पेश होते हैं, जिसमें से एक की डिग्री के बारे में इनवैलिड आज करार दे दिया गया, वो खुद इंसाफ की तलाश में है, उसके प्रोसेस के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि एक जिस जज के सामने हम पेश होते रहे हैं या अब जो पेश हो रहे हैं, पता नहीं इनके कागज़ भी दुरुस्त हैं या नहीं है। एक तो ये है। दूसरा ये कि जब जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा सही तरीके से, तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा? तो एक तरफ से तो आपने ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया। नहीं, देखें, ये एक ऐसी सिचुएशन है और ये किसी भी वकील के साथ हो सकती है, और ये एक जो वेरिफिकेशन हमारी ड्राइव, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि मुतवातिर तौर पे चलती रहती है मुख्तलिफ वेरिफिकेशन ड्राइव। अब जब बात एक दफ़ा मंजर यहाँ पे आई और हुकूमत का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है और हुकूमत इससे बिल्कुल किसी तरह भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये एक शहरी लेके आया, सिस्टम की शफाफियत और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दिस इज वेयर वी इंश्योर सारों की डिग्रियां ना टेस्ट करवाएं, मेरे ख्याल से वेरीफाई करवाएं। हाँ, नहीं, वो टेस्ट तो आप कह रहे हैं ना कि मुफा से करा लेंगे, मुल्क से बाहर किसी हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्ट करना होगा, वेरिफिकेशन के बाद एक चीज से मैं जेन्युइनली ये बिल्कुल मैं जेन्युइनली होना चाहिए। आई थिंक इट नीड्स टू बी डन, बिकॉज़ थिंग इज के ये देखे ना, जब आप एक सियासतदान को इतनी आग की भट्टी से गुजारते हैं, जब आप बड़ी पावर है, जब आप बाकियों को गुजारते हैं, तो मेरे ख्याल से इतने सारों की डिग्रियों को हो सकता है कोई आपकी लॉटरी निकले भी। मेरा ख्याल में जो 27वीं तरमीम के बाद जजेस आए ना नए या 26वीं के बाद वो बच जाएंगे। नहीं, इस तरह ही हो रहा है ना जी, आपके सामने है मामला कि एक शहरी आया, उस शहरी का कोई पता नहीं है। जी अक्रॉस द बोर्ड सबके करें, अगर किसी का फायदा वहां पे होता है, अक्रॉस द बोर्ड सारों की डिग्री चेक होनी चाहिए ना। कौन चेक करेगा? क्या कोई न्यूट्रल? यहाँ पर तो आपके इलेक्शन ही जो है वो न्यूट्रल नहीं होते,
उसमें धांधली हो जाती है, तो क्या कोई न्यूट्रल इदारा है जो चेक करेगा किसी की डिग्री? नहीं, अगर पीटीआई चेक कर लेता, पीटीआई नहीं, न्यूट्रल। पीटीआई को सिर्फ पीटीआई पसंद होगी ना। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही बेशक हो, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन करा दें। अगर अदलिये की बात की जाए तो हम तो कह रहे हैं कि इंसाफ वाले जजेस होने चाहिए। जब आप एक तरफ केसेस नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ स्पीडें लगाएंगे और आपके पास इख्तियार भी नहीं होगा, आप इख्तियार इस्तेमाल ये करेंगे, जुर्म है बात क्या जो अभी आज साबित हुआ, इनवैलिड डिग्री और ये तमाम प्रोसीजरल मामला, ये और काबिल गिरफ्त है नहीं, इसके ऊपर रहनुमाई करें। जी बिल्कुल तला साहब, देखें ये जो आज शॉर्ट ऑर्डर आया ना, इसमें तो उन्होंने कह दिया कि वो अहल नहीं थे जज बनने के, वकील बनने के, इसलिए उनको हटा दिया गया उहदे से। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि एक फोर्जरी जो है वो साबित हो रही है कि इनरोलमेंट जो फॉर्म था वो किसी और का यूज़ हुआ और किसी और का नंबर था वो आपने इस्तेमाल किया, तो और उसकी बेस पे फिर आप पहले वकील बने, फिर और सिर्फ वकील नहीं बने, मैं आपको बताऊं वो बहुत अहम पोस्ट पे रहे हैं जज बनने से पहले भी। वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के ओहदे पे रहे हैं, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं इस्लामाबाद में, और वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं। ये तमाम पोस्ट उन्होंने होल्ड किए हैं, और जो वैसे उन्होंने केसेस किए, तो निज़ाम सारा सो रहा था उस वक्त। और जब वो जज बन रहे थे उस वक्त सारा जो प्रोसेस होता है, तमाम इदारे चेक करते हैं, वो प्रोसेस सारे हो के प्रोसेस क्या होता है बताएं ना। वो देखिए, उसी की बात मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्टें आती हैं, बिल्कुल होती हैं, और ठीक आई होंगी तभी तो जज असल में मुझे बसाद एहतराम माज़रत के साथ ये तमाम तर बात कहनी पड़ती है कि जब एलिवेशन हुई तो वो साल 2020 था, और जब कॉन्फर्मेशन हुई तो साल 2021 था, और जब एडवोकेट जनरल बने उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत नहीं, मैंने तो देखें उसमें तो हम कह रहे हैं ना, जज के लिए तो आप एक और उसका जो एक हायर स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपको देखना होता है। अब ये एलिवेशन कैसे हुई है, किस तरह हुई है, उस टाइम जेसीपी में कौन था, उस टाइम लॉ मिनिस्टर साहब जो भी थे वहाँ पे, जो सीनियर प्यूनी जज थे, वो क्या कौन थे, मतलब ये देखने वाली बात है ना, चीफ जस्टिस कौन था उसदा, ये तमाम तर चीज़ें देखने वाली हैं। 20 और 21 का वो टाइम था जब ये इनकी एलिवेशन हुई, और ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिस शुड नॉट स्टॉप है। ये इसके बड़े, जिस तरह कहा ना कि फार एंड वाइड रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स होंगे और होने चाहिए, क्योंकि हर देखे ना, अगर पाकिस्तान को आपने कहीं पहुंचाना है तो ये वील हैव टू स्टार्ट विद द। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि जज साहब को कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल मालूम था कि उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। अब फ़र्क ये था कि वो रिज़ाइन दे के उन्होंने जाना है या ये प्रोसीडिंग के नतीजे में जाना है। उसकी वजह क्या है, उन्होंने देखें जो दरख्वास्त दी उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, एक तो ज़ेर इल्तिवा जो केस है वो डिस्कस किया, और मुझे ये कहा कि बहुत दबाव है इस केस को जल्द लगाने के लिए मेरे ऊपर, और साथ ही उन्होंने मुझे तजवीज़ दी कि आप एक पोस्ट डेटेड जो है रेजिग्नेशन दे दें, तो उसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर आप भी जो है सुखी और हम भी सुखी। इसके ऊपर डोगर साहब की तरफ से तो कोई इस पे कोई वो नहीं आया, लेकिन ये दरखास्त उनकी एग्जिस्ट कर रही है ना, जो उन्होंने फाइल की है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनको ये कन्वे भी कर दिया गया था या बता भी दिया गया था, और उनके भी नॉलेज में था कि अल्टीमेटली मैंने जाना है, लेकिन किस तरीके से जाना है वो शायद ऑप्शन उनके पास थी। जरा जुर्म की तरफ आए, आज इल्ज़ाम साबित हुआ तो उसके फिर नताइज भी निकलेंगे। ये फिलहाल तो एज वी स्पीक, उसके बाद क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या ये काबिल गिरफ्त जुर्म है या नहीं है? अभी जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है उसके मुताबिक तो माजी में हमने देखा है कि अगर डिग्री लोगों की जाली निकली हैं तो उसके खिलाफ FIA प्रोसीड करती रही है, और उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सारा कुछ होता रहा है। अब इस स्पेसिफिक केस में क्या होगा ये भी कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि जो फैसले इन्होंने किए उनका क्या होगा, मुझे जरा उनकी बड़ी फिक्र है। फैसले तो स्टैंड करते हैं, वो तो पास्ट एंड क्लोज, वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन और डिग्री भी होनी चाहिए ना। फिर जब आपने उनको एलिवेट कर दिया, वो तो असली है, इनवैलिड है ना प्रोसीजर। लेकिन प्रोसीजर किसने इनवैलिड किया है वो आपको भी पता है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 बंदे कह रहे हैं कि डिग्री जो है वो है, और 2 जिसमें हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और एक जज साहब रजिस्ट्रार साहब ने खुद कहा है कि आपकी डिग्री असली है। बट आई रियली वांट टू नो कि वाकईतन आपके ख्याल में इनके कलम से जो फैसले गए वो उनकी वैलिडिटी कायम रहनी चाहिए, होगी तो सही, लेकिन कायम रहनी चाहिए या नहीं, ये जानते हुए क्वालिफाइड नहीं थे वो। लेकिन दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। बात यह है कि कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि कई जजेस जो हैं वो रिजाइन दे के चले जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, उनके भी फैसले तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें आई थिंक नहीं, ये फिर एक बहुत ऐसी बहस या डिबेट खुल जाएगी या छिड़ जाएगी जो ना खत्म होने वाला है। वैसे भी इतनी फाइलें खुली हैं, जो आएगा ना डिटेल्ड जजमेंट आएगी उसमें इसको कवर देंगे वो, उसमें के अगर नहीं भी होगा तो हमारे प्रोग्राम की बहस के अंदर जो है। आपका मशवरा क्या होगा जहांगीरी साहब को इस वक्त?
नहीं, वो बिल्कुल जिनको हम ना एडवोकेट कह सकते हैं जस्टिस कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आईनी बेंच के सामने वो जाएंगे और आईनी बेंच अब देखते हैं। आप मानते ही नहीं है, आईनी अदालत है, आप तो मानते ही नहीं है उसको। क्यों मशवरा गलत दे रहे हैं? देखिए, मानते तो नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो अडॉप्ट करना है ना। मानते तो हम डोगर साहब को नहीं है, आजम साहब को नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोसेस तो फॉलो करना है। और वो जो आईनी कोर्ट है वो देखेगी कि जब मामला कराची सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था और वहां पर डिग्री वाला इशू अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 दरखास्तें मैं तो उम्मीद लगाए बैठा था पंजाब साहब आप उनको धरने की दावत देंगे कि धरना करें, क्योंकि आप तो यकीन रखते हैं ना। नहीं, हम तो बिल्कुल मानते हैं, किसी को भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ ना वजीर आजम को मानते हैं, ना सदर को मानते हैं, ना चीफ जस्टिस नहीं। आज देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को माना है, इस हद तक जहांगीर साहब को आपने मशवरा दिया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि अडॉप्ट करना है। एक जो चीज़ है तला साहब, ये एक तो शफाफ जो ट्रायल है या हक़ समाअत उनको मिलना चाहिए था, 9 दिनों में ये फैसला आया है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खोला है। आज तक जो एक हाई कोर्ट के एक जज ने दूसरे जज को घर नहीं भेजा, अब जो है वो को वारंटो में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी को वारंटो आएगी, हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ भी, और जिसको फिर घर भेजना होगा फिर कोई भी तरीका निकाल के भेज दिया जाएगा, वगरना हमेशा से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही देखती है। ये खाली ये बात किसी हद तक इनकी दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूं। और उसमें एक और चीज भी है तलत साहब, बात यह है कि जिन बाकी ओहदों को 209 की प्रोटेक्शन हासिल है, अब इसके बाद ये डिटेल फैसला आएगा, क्या रीजनिंग उन्होंने दी है, ये एक और बहस नहीं छिड़ जाएगी और शुरू हो जाएगी। लेकिन आप आखिर में ये चीज भी इनसे पूछें, कहते हैं इंसाफ वाले जजेस होने चाहिए, तो इनसे पूछें कि क्या तहरीक इंसाफ वाले जजेस होने चाहिए या इंसाफ वाले जजेस? एक तहरीक के जरिए इंसाफ वाले जजेस होने चाहिए, इस तरह आप कह सकते हैं। आई हैव टू क्लोज दिस। लेकिन हमने सियासतदानों को अदालतों में से ऐसे फारिग होते हुए देखा है। एक मशहूर ज़माना जज साहब थे जो कहते थे कि ये 2-3 MPs तो मैं वैसे ही फारिग कर देता हूँ। आज जज साहब के ऊपर मामला ठहरा है जिनको अब हम ना जज कह सकते ना एडवोकेट। ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट वाक़या है। बहुत शुक्रिया जी। अब हम ज़रा इसी से रिलेटेड सोशल मीडिया पर जो डिबेट चल रही है वो आपके सामने रखते हैं। आमिर मतीन सीजन सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया जी कि कितने लोगों के पास 34 साल पहले पास किए इम्तिहान के सेमेस्टर या पार्ट 1 और 2 की मार्कशीट होती है? क्या सुनने वाले जजों के पास तफसीली मार्कशीट है? सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर बहरहाल शनीला अमार सिकंदर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास 30 साल पहले की मैट्रिक की मार्कशीट्स मौजूद हैं और मेरे हस्बैंड के पास 40 साल पहले की मैट्रिक की ये शीट्स मौजूद हैं। हमारे पास तो सब कुछ मौजूद हैं। जिन्होंने फ्रॉड किया हो उनके पास कुछ नहीं होता। रेगुलर पढ़ने वाले हर बंदे के पास सब दस्तावेज़ात होती हैं। ये भी इसका जवाब मौजूद है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरे पास तो डिग्रीज मौजूद है। आप अपनी फाइलें देख लें कि आपके पास कितनी डिग्रीज हैं या नहीं है। लेकिन हमारे और आपकी डिग्रीज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अहम ओहदों पर तैनात हुए हैं तो फिर आपके कागज़ पूरे होने चाहिए। हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर से जब आवाज़ें उठती हैं तो लगता है कि 2 मुख्तलिफ ममालिक से आवाज़ें उठ रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी बोले PTI के हवाले से, मरीम नवाज साहबा भी बोली, तो सुनते हैं कि दोनों ने क्या क्या बातें की। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो क्यों गिरफ्तार है। मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके साथ मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। न मैं सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक़ में हूँ, न मैं सियासतदानों के साथ मुलाकात को बंद देखना चाहता हूँ। लेकिन अब यह है कि हुकूमत जो है वो किसकी है और असल हुकूमत फिर किसकी है। तो उनकी पॉलिसियाँ हैं, उनकी सोच है, उनके फैसले हैं, उसके तहत हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं। पंजाब का वजीर आला दिन रात एक करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं। दो अपने लोगों को ग्रीन बस, दो अपने लोगों को होनहार स्कॉलरशिप, दो अपने लोगों को लैपटॉप्स, दो अपने लोगों को एयर एम्बुलेंस, दो अपने लोगों को अपना घर स्कीम, दो अपने लोगों को फ्री इलाज उनकी दहलीज पर, दो अपने लोगों को मेट्रोस। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान, आपको मैं ये कह रही हूं। अब ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सियासी मामलात के ऊपर है और एक तरक्याती मामलात के ऊपर है, लेकिन दोनों आवाज़ें पाकिस्तान में से आ रही हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।